असलम परवेज पाकिस्तानी फिल्मों के सुपरस्टार, रईसजादे और मकबूल तरीन अदाकार कहलाते थे। वो बुनियादी तौर पर दूसरे अदाकारों की निस्बत शरीफ इंसान भी मशहूर थे, मगर अपने मुआशकों की वजह से उन्होंने अपनी हीरोशिप गवा दी थी। वो पहले हीरो थे जो बाद में विलन के तौर पर मशहूर हुए। किमाड़ी से आगे तो तुम गए नहीं, तुमने दुनिया कहाँ से देखी है भैया। असलम परवेज एक बामरबत और वफादार इंसान भी थे, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर वो कुछ ऐसे काम कर गुजरते थे जिसकी वजह से फिल्म साजों को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ता था। एक बार उन्होंने 1960 में बनने वाली फिल्म शहजादी के प्रोड्यूसर के साथ भी ऐसा ही हाथ किया, तो बदले में असलम परवेज को इंतहाई इबरतनाक सजा का सामना करना पड़ गया। ये ऐसी सजा थी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो मौत के मुंह में जाते जाते बच गए थे। असलम परवेज अक्सर नुसरत मंसूरी को बहुत तंग करते थे। शूटिंग पर या तो लेट पहुंचते या फिर शहजादी की हीरोइन अदाकारा नीलो के साथ गप्पे लगाने में वक्त जाया कर देते थे। नुसरत मंसूरी एक कहानीकार, प्रोड्यूसर और हदायतकार भी थे। शहजादी से पहले उन्होंने फिल्म नया जमाना प्रोड्यूस की। वो इंतहाई असूल परस्त थे, मगर अपनी आदतों की वजह से भी मशहूर थे। उनकी कुछ आदतें ऐसी थी जिसकी वजह से अदाकार भी उनको तंग करते थे। उन्होंने इंडियन फिल्मों के लिए भी काम किया था और अपने काम की वजह से काफी मोतबर समझे जाते थे। मैडम नूरजहां के शोहर उनकी बेहद इज्जत करते थे। मंसूरी साहब वहमों में मुब्तला हो जाया करते थे। मिसाल के तौर पर वो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे। सेट पर हाफ सेट चाय मंगवाते तो पहले एक कप चाय से अपना दूसरा कप धोते। अगर उनके खाने की किसी चीज को हाथ लगा दिया जाता तो वो खाना उसको दे देते। शहजादी के सेट पर ऐसे लतीफे खास तौर पर रोजाना होने लगे थे। असलम परवेज और नीलो उन्हें छेड़ने के लिए उनके खाने को अक्सर हाथ लगा देते तो मंसूरी साहब उन्हें सारा खाना दे देते। असलम परवेज ने बात यही तक न छोड़ी थी, बल्कि उन्हें तंग करने के बहाने भी तलाश करने लगे थे। सेट पर आते तो कहते आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। इस तरह लगा लगाया सेट बर्बाद हो जाता, शिफ्ट खत्म करना पड़ जाती। मंसूरी साहब एक एक पाई का हिसाब रखने वाले इंसान थे। उनके बारे में मशहूर था कि वो अखराजात के वोचर अदाकारों से भी साइन कराते थे। असलम परवेज की वजह से वो रोजाना उनसे कई वोचर साइन कराते, क्योंकि उनकी वजह से उन्हें अजाफी अखराजात उठाना पड़ते थे। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि मंसूरी साहब को लगा कि असलम परवेज की वजह से शहजादी फिल्म अपने वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल नहीं हो सके थी। इसका इलाज उन्होंने तलाश करना शुरू कर दिया। मंसूरी साहब आखिरकार एक तजर्बाकार जहां दीदा आदमी थे। उन्हें अंदाजा हो गया कि असलम परवेज जानबूझकर उन्हें तंग कर रहे हैं। आजिज आकर उन्होंने भी इसका इलाज तलाश कर ही लिया। अगले रोज असलम परवेज शूटिंग पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि शूटिंग आउटडोर रखी गई है। असलम परवेज इस पर बहुत हैरान हुए और पूछा कि ये आउटडोर सीन किसने रख लिया है। मंसूरी साहब ने बड़े इत्मीनान से असलम परवेज को जवाब दिया कि मैंने एक नया सीन लिखा है और ये आउटडोर होगा। असलम परवेज आउटडोर में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मैदान में एक गड्ढा खुदा हुआ है। सख्त गर्मी का मौसम था, जमीन तप रही थी और आसमान से आग बरस रही। मंसूरी साहब ने असलम परवेज को बताया कि इस सीन में उन्हें इस घड़े में खड़ा करके उनका सारा जिस्म गर्दन तक मिट्टी में छुपा दिया जाएगा। असलम साहब घबरा गए और बोले, क्या मुझे जिंदा दरगोर कर दिया जाएगा? मंसूरी साहब ने कहा, सीन का तकाजा यही है कि आपको जिंदा दरगोर कर दिया जाए। इतनी शदीद गर्मी में तपती हुई धूप और इसमें गर्दन तक जमीन के अंदर गाड़ने का मसला। मगर मंसूरी साहब ने संजीदा सूरत बनाकर ये बताया कि ये सीन बहुत जरूरी है, इसके बगैर फिल्म नामुकम्मल रह जाएगी और तासुर पैदा नहीं होगा। असलम परवेज पहले तो इस बात पर कायल न हुए और उन्होंने ये सीन कराने से इनकार कर दिया, मगर फिर उन्हें मजबूरन घड़े में उतरना पड़ा और गर्दन तक मिट्टी से उन्हें ढांप दिया गया। उनका गर्मी के मारे बुरा हाल हुआ, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गए। तो मंसूरी साहब ने उन्हें फौरन मिट्टी से बाहर निकालने की हदायत कर दी। उन्हें ठंडी जगह पर लटाया, उन्हें शरबत वगैरह पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन असलम परवेज काफी देर तक होश में नहीं आए। ये देखकर मंसूरी साहब के खुद भी होश उड़ गए थे। जब असलम परवेज के दम में दम आया तो मंसूरी साहब ने कहा, असलम साहब आज कुछ और काम कर लेते हैं, ये सीन आप कल कर लेंगे। असलम परवेज की तो रूह खुश्क हो गई, समझ गए कि मंसूरी साहब जानबूझकर उनसे बदला ले रहे हैं। असलम परवेज बताते खुद इंतहाई शरीफ और शाइस्ता आदमी थे। उसी शाम मंसूरी साहब से मुलाकात की और बातों बातों में उन्हें यकीन दिला दिया कि आइंदा उन्हें बेजा शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसके बाद असलम परवेज मंसूरी साहब की शूटिंग पे कभी ताखीर से नहीं पहुंचे और ना कभी उन्होंने उन्हें तंग किया था। आखिर में आपको ये बता दें कि नुसरत मंसूरी साहब की पुरस्कार अनोखी शख्सियत हर एक के लिए एक मुअम्मा थी। हर कोई उनके बारे में पूछा करता था कि ये दरअसल हैं कौन। उनकी जिंदगी के लगे बंदे मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। उन्होंने शादी नहीं की थी, कंवारे थे, पहले अपने भाई के साथ रहा करते थे, मगर बाद में एक एक्ट्रेस नीलम के घर में किराएदार बनकर रहने लगे थे। मुल्तान रोड से एक सड़क समनाबाद की तरफ जाती थी जिसका नाम मुमताज रोड था। उसी सड़क पर मंसूरी साहब रहा करते थे और बाद में उसी घर में उनका इंतकाल हुआ। मंसूरी साहब औरों से तो बात बहुत काम करते थे, मगर शौकत हुसैन रिजवी साहब के साथ उनकी खूब बहस चलती थी। किसी भी फिल्मी या अदबी मौजू पर गुफ्तगू शुरू होती तो शौकत साहब को अपनी दलीलें पेश करते थे और उनको कायल करने की भरपूर कोशिश करते थे। शौकत साहब उनकी बेहद इज्जत करते थे। मंसूरी साहब के बारे में मशहूर था कि उन्हें रेस खेलने का बहुत शौक था, बल्कि अगर ये कहा जाए कि सिगरेट नोशी के अलावा उन्हें सिर्फ रेस का ही शौक था तो गलत ना होगा। लोगों का कहना था कि मंसूरी साहब
जब भी किसी घोड़े पर रेस खेलते थे तो वो कभी हारे नहीं थे। इस तरह लोगों में यह अफवाह गर्म हो गई कि मंसूरी साहब काला जादू जानते हैं। उनके कब्जा कुदरत में ऐसे जिन्नात हैं जिनकी मदद से वो जीतने वाले घोड़े का नाम और नंबर मालूम कर लेते हैं, या फिर उनके ये जिन्नात उनके घोड़े को कामयाब करा देते हैं। मंसूरी साहब की पुरस्कार और खामोश शख्सियत के पास इस ख्याल को काफी तकवीत मिली और बहुत से लोग इस कहानी पर यकीन करते रहे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। आखिर में आपको ये बात भी बताते चलें कि बम्बई में मंसूरी साहब ने सबसे पहले जो फिल्म बनाई थी उसका नाम था क़याम-ए हक, जो 1939 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने जादू नगरी और रानी साहबा की कहानियां भी लिखी थी। बतौर हदायतकार पहली फिल्म तारपेडो बनाई थी, ये 1943 में रिलीज हुई थी। मुसन्नफ और हदायतकार की हैसियत से उनकी फिल्में खंजर वाली, मुजरम, अग्गा देव कन्या और सामरिया बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। कि माड़ी से आगे तो तुम गए नहीं, तुमने दुनिया कहाँ से देखी? भैया